Hello guys, so this is our first video. In this video, I will be telling about my experience, how I cleared UPPCS prelims every time. Around after a month, there is exam of UPPCS prelims. ये वीडियो काफी जरूरी है. I will be telling my experience, what has been my experience and lessons that I have learned from this preparation. About myself, so I have given 4 UPSC mains. मैंने 4 UPSC mains दिए हैं. Simultaneously, I have given 3 UPPCS mains. I have appeared in UPPCS 3 times and all the 3 times I have cleared prelims. So prelims मेरा जब भी मैंने दिया है हमेशा UPSC and UPPCS हर बार मेरा prelims clear हो जाता है. So what are the tips and techniques? क्यों मेरा prelims हर बार clear हो जाता है? मेरा prelims UPSC का भी clear हो जाता है while UPPCS का भी clear हो जाता है. There are some tips that I want to share it with you. So starting, the first step is the foundation. Embrace 80-20 rule. What is the 80-20 rule? 80% फोकस ऑन कोर सब्जेक्ट. सी काफी सारे लोग इग्नोर कर देते हैं स्टैटिक सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी. दे मोस्टली फोकस ऑन दिस करंट अफेयर्स वाला टॉपिक. सबको फोमो होता है कि सर करंट अफेयर्स कहां से पढ़ें, करंट अफेयर्स कहां से आएगा, तो करंट अफेयर्स का फोमो होता है. बट प्लीज रिमेंबर जो स्टैटिक सब्जेक्ट हैं दोज आर द की. 80% क्वेश्चन जो आएंगे वो स्टैटिक सब्जेक्ट से आएंगे. बाकी का रिमेनिंग फोकस आप बैलेंस करके 20% करंट से आता है. बाकी 20% फोकस शुड बी ऑन करंट. सो देयर शुड बी अ बैलेंस. आपको करंट अफेयर्स का फोमो नहीं करना, बैलेंस वे में करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, बट साथ में स्टैटिक शुड बी योर मेजर फोकस. देन अनदर इंपॉर्टेंट टेक्निक इज मास्टर इंटेलिजेंट एलिमिनेशन टेक्निक. सी अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज करते हो तो ऑलमोस्ट 40 to 50 क्वेश्चन यू कैन इजीली सॉल्व. काफी अच्छी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं. सी पूरा पेपर 150 क्वेश्चन आते हैं यूपीपीसीएस में. सारे 150 क्वेश्चन सिंपली नॉलेज से सॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कंफ्यूजन होता है, 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है. तो उन कंफ्यूजन के लिए देयर आर मेनी लॉजिकल गेसिंग थिंग्स. सी पर ऑल्सो रिमेंबर कि आप सिंपली लॉजिकल गेसिंग से पेपर क्लियर नहीं कर सकते. अगर आपका नॉलेज फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो ये ट्रिक्स बहुत अच्छा वर्क करेंगे. ऑलमोस्ट 50-60 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो इफ योर नॉलेज बेस इज स्ट्रॉन्ग. सो कीप योर नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग. फिर उस नॉलेज बेस को स्ट्रॉन्ग करके यूज एलिमिनेशन टेक्निक, यूज लॉजिकल गेसिंग. सी जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको. जैसे 2024 का ये पेपर है. 2024 के पेपर में व्हाट वी कैन इन्फर इज, अगर आप एनालाइज करोगे तो वी कैन इन्फर कि डेट आर ऑफन करेक्ट. जैसे कि इधर 14th ईयर है, इसमें बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. इसमें जैसे कि 18 मार्च 2024 है, सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. इसमें ऑप्शन 26 अप्रैल 2024 है, सो जिसमें भी डेट्स हैं उन सारे ऑप्शन वो स्टेटमेंट सब में करेक्ट है. इसमें ऑप्शन है तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. 89 वाले क्वेश्चन में 26 अप्रैल 2024 है, डेट है, तो ये ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हुआ. ऑल्सो रिमेंबर जो आप टेक्निक यूज कर रहे हो, जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ, लॉजिकल गेसिंग बता रहा हूँ, इट वर्क्स ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द टाइम. आई एम नॉट सेइंग कि 100% वर्क करेगी, नहीं, 100% वर्क नहीं करेगी. इट वर्क्स ऑलमोस्ट 70 to 80 टाइम्स वो वर्क करेगी. एंड इट इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम. ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है. यू डोंट हैव टू स्कोर 200 आउट ऑफ 200. आपको बस कट ऑफ क्लियर करनी है, ठीक है. कट ऑफ क्लियर करने के लिए 70 to 80% समथिंग इज वर्किंग. प्लीज फॉलो दैट, उस पर ट्रस्ट रखिए एंड इट विल वर्क. मैंने यूपीएससी के लिए भी काफी ट्रिक्स बताई थी जब यूपीएससी 2025 हुआ था, एंड इट वर्क फॉर मेनी स्टूडेंट्स. सो ट्रस्ट मी, मेरा हमेशा क्लियर हुआ है. इट विल वर्क फॉर यू. कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो वी विल ब्रिंग, मतलब अभी नेक्स्ट वीडियोस एक सीरीज देयर विल बी वेयर आई विल बी टेलिंग सम लॉजिकल गेसिंग एलिमिनेशन टेक्निक दैट कैन वर्क इन यूपीपीसीएस एग्जाम. एक और टेक्निक, जैसे ऑल वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं ऑलमोस्ट 60 to 70% इट वर्क्स इन पीवाईक्यूज यूपीएससी के एग्जाम. फॉर एग्जांपल इन 150 क्वेश्चन देयर इज अ स्टेटमेंट, बलबन मेड हिज गवर्नमेंट फर्म एंड सेंट्रलाइज ऑल अथॉरिटी, तो वो ऑल अथॉरिटी ए स्टेटमेंट इज करेक्ट. सिमिलरली इन 73 क्वेश्चन देयर इज स्टेटमेंट 2, इंडियाज लोकेशन इन ट्रॉपिकल मॉनसून रीजन, डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग ऑल थ्रू आउट द ईयर, तो ऑल थ्रू आउट द ईयर सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. सिमिलरली 75 क्वेश्चन, वेस्टर्न यूरोप रिसीव्स रेनफॉल इन ऑल मंथ्स, यानी कि ऑल मंथ्स आ रहे तो स्टेटमेंट 1 विल बी करेक्ट. तो जहां जहां ऑल आया इट इज करेक्ट. सो दिस वर्क्स ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द टाइम. इट विल वर्क, ठीक है, ये वर्क करेगी. सो हैव ट्रस्ट. ऐसे कुछ अगर आपका नॉलेज स्ट्रॉन्ग है तब ये ट्रिक्स अप्लाई करना. अगर नॉलेज स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये गैस वर्क, लॉजिकल गेसिंग वर्क नहीं करेगा. सो आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखना है, तब आपका वो अफर्म हो जाएगा. क्योंकि हमारा नॉलेज स्ट्रॉन्ग होती है तो भी हमें डाउट हो जाता है, बट नॉलेज भी है और हमने ट्रिक भी लगा दी तो वी आर श्योर कि ये क्वेश्चन हमारा सही होगा. Another technique is decode PYQs. These are the most important guys. See, PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है. PYQ से आपको समझ आता है कि एग्जाम में क्या क्या थीम है, क्या क्या रिपीटेशन है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप PYQ एनालाइज करोगे, यू विल नोटिस कि यूपीएससी इंडेक्सेस रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा पूछ रहा है.
जैसे कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स कौन सी है, यूएन की रिपोर्ट्स कौन सी है, इनइक्वालिटी रिपोर्ट्स को निकाला है, तो यूपीएससी उस पर बहुत फोकस करता है। ऑल्सो अगर आप पीवाईक्यू एनालाइज करोगे, यू विल ऑब्जर्व कि सीएजी से रिलेटेड आर्टिकल, जो की बॉडीज है, कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल, ये यूपीएससी बहुत पूछ रहा है। सो दिस इज अनदर थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। ऑल्सो द इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट में बुक्स के ऑथर्स बहुत पूछे जाते हैं, तो यू शुड बी वेरी वेरी थोरो विद बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंट, उनमें कौन से ऑथर्स हैं। तो ये अगर आप पीवाईक्यू आपने एनालाइज करा है तभी आपको ये इंपॉर्टेंट थीम्स पता चल पाएंगे, क्योंकि काफी रिपीटेशन होता है पीवाईक्यूज की थीम से। बिल्कुल जो एग्जामिनर पेपर सेट कर रहा है वो बिल्कुल नया पेपर नहीं बनाता, ही लुक्स की लास्ट पैटर्न क्या आ रहा है, उसी पैटर्न पे मोर और लेस नेक्स्ट ईयर का पेपर आता है। सो प्लीज एनालाइज द पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको पता चलेगा कि हाई यील्डिंग टॉपिक कौन से हैं, कि कौन से क्वेश्चन है। जैसे पॉलिटी के क्वेश्चंस डुएबल होते हैं, क्या हम पॉलिटी क्वेश्चंस कर सकते हैं। हिस्ट्री क्वेश्चन रिलेटिवली टफर साइड पे आते हैं, तो वो आप पीवाईक्यूज एनालाइज करोगे तब पता चलेगा। अनदर इंपॉर्टेंट टेक्निक इज 4x4 फॉर्मूला फॉर कोर सब्जेक्ट। 4x फॉर्मूला क्या है, पहले आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए सारे सब्जेक्ट्स की। काफी लोग बोलते हैं कि सर ये फैक्चुअल एग्जाम होता है यूपीपीसीएस, नहीं, अगर आप ये सिर्फ फैक्ट्स के बेसिस पे क्लियर करोगे एग्जाम क्लियर नहीं होगा। पर फैक्ट्स के साथ साथ अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, सो इट इज वेरी डुएबल, एग्जाम इजीली क्लियर होगा। सो फैक्ट्स को रट्टा नहीं मारना है, फैक्ट्स के साथ साथ यू हैव टू हैव द नॉलेज। आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जैसे जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका वाई आपको पता अच्छा होना चाहिए। पॉलिटी पढ़ रहे हो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, उसकी दो बेनिफिट है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पेपर में इजीली क्वेश्चन अगर फैक्चुअल भी होगा तो उससे भी आप आंसर कर पाओगे। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लर्न करने में इजी हो जाता है, फैक्ट्स को लर्न करने में भी इजी हो जाता है अगर हमें उसका वाई पता है, बैकग्राउंड पता है। सेकंड टेक्निक इज प्रैक्टिस एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यू आर द वे फॉर एक्टिव लर्निंग। सी सिंपली रीडिंग द बुक इट्स अ फॉर्म ऑफ पैसिव लर्निंग, सिर्फ आप पढ़ रहे हो, पेज पलट रहे हो। बट जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि यू आर डूइंग सम मिस्टेक्स, उन मिस्टेक्स से आपको याद होगा। जितनी ज्यादा मिस्टेक करोगे एमसीक्यू सॉल्व करने में, उतना ज्यादा यू विल बी एबल टू रिकॉल, उतना ज्यादा अच्छा याद होगा। सो प्रैक्टिस एमसीक्यूज। देन मॉक टेस्ट, सिमिलरली यू हैव टू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट रेगुलरली एंड रैपिड रिवीजन। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोमो नहीं होना चाहिए। फोमो ऑफ सोर्सेज इज वेरी बैड, फोमो की बजाय लिमिटेड सोर्स रख उसको बार बार रिवाइज करो। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज फैक्ट्स वर्सेस कॉन्सेप्ट, द बैलेंस दैट मैटर्स। काफी लोगों को ये डाउट होता है कि सर हम फैक्ट्स ही फैक्ट्स करते रहे, यूपीएससी कॉन्सेप्ट पूछता है। पीपल से कि यूपीएससी इज अबाउट कॉन्सेप्ट एंड यूपीपीसीएस इज अबाउट फैक्ट्स। ठीक है, दिस इज ट्रू टू सम एक्सटेंट, ठीक है, कुछ हद तक ये सही है, बट इन यूपीपीसीएस ऑल्सो कॉन्सेप्ट्स मैटर्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न द कॉन्सेप्ट। आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फैक्ट्स आंसर कर पाओगे। सो प्लीज फोकस ऑन लर्निंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। सो कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पॉलिटी में, एनवायरमेंट में, साइंस में। सिर्फ रट्टा मारने से एग्जाम में याद नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, रट्टा मार के जाओगे तो 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो साइमल्टेनियसली आपको कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज मास्टर यूपी स्पेसिफिक नॉलेज। ठीक है, यूपी स्पेसिफिक नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। प्लीज एक बार ये 3 चीज अच्छे से देख लेना, इसमें से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं यूपी से रिलेटेड, इकोनॉमिक सर्वे, बजट एंड गवर्नमेंट स्कीम। प्लीज लर्न दिस। कोई गवर्नमेंट का न्यू प्रोजेक्ट आया है, कोई नई रेलवे लाइन आई है, सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, प्लीज लर्न दैट। नेक्स्ट इज वन सोर्स पॉलिसी फॉर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए प्लीज डू नॉट रेफर टू अनदर डिफरेंट सोर्सेस। एक लिमिटेड सोर्स रखो, उसको बार बार रिवाइज करो, क्योंकि करंट अफेयर्स तभी याद होगा जब आप एक सोर्स रख के बार बार रिवाइज कर लो। सो हैव योर सोर्सेज लिमिटेड, रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज क्रिस्प नोट। जो भी आपके पॉलिटी के हिस्ट्री के सारे नोट्स आपके क्रिस्प होने चाहिए, बिकॉज जब एग्जाम होगा अक्टूबर में, सो एग्जाम से पहले देयर शुड बी हैंडी नोट्स जो आप इजीली स्किम कर पाओ। इजीली स्किम करने के लिए देयर शुड बी रेडीमेड नोट्स, तो वो लिमिटेड रेडीमेड नोट्स होना जरूरी है, उसी को बार बार रिवाइज करते रहो। सो प्लीज मेक क्रिस्प नोट्स। अनदर टेक्निक इज बैलेंस टाइम टेबल होना चाहिए। अभी यू शुड बी स्टडिंग ऑलमोस्ट 8 to 9 आवर्स, दिन का 8 to 9 आवर्स पढ़ो। 8 to 9 आवर्स को यू शुड डिवाइड बिटवीन कोर सब्जेक्ट, जिसमें आप हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह पढ़ रहे हो। 8 to 9 आवर्स में ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स कोर सब्जेक्ट होने चाहिए। देन रिमेनिंग अराउंड 2 to 3 आवर्स शुड बी गिवन टू करंट अफेयर्स एंड प्रैक्टिस एंड रिवीजन। प्रैक्टिस एंड रिवीजन रेगुलरली होना चाहिए, और करंट अफेयर्स थोड़ा थोड़ा एग्जाम तक पढ़ते रहो। 1 महीने तक करंट अफेयर्स पढ़ोगे, बिल्डअप हो जाएगा इजीली। Another important thing is CSET, the gatekeeper you cannot ignore. See, CSET is very important. Almost you have to, it's qualifying 33% marks लाने, but काफी लोगों के वो नहीं आते हैं। ठीक है, CSET में you should know हिंदी के क्वेश्चंस, एक बार PYQs गो थ्रू करो, हिंदी के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कम्युनिकेशन के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्वांट रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। सो प्लीज गो थ्रू CSET
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डेडिकेट 1 फुल डे, एक दिन पूरा देना है, वंस इन अ वीक, जिसमें आप सीसेट का क्वेश्चन पेपर मॉक प्रैक्टिस कर रहे हो. सो वंस इन अ वीक आपको, अभी एग्जाम हो रहा है, एग्जाम इज ऑलमोस्ट 5 वीक्स अवे, तो इन 5 वीक्स में 5 सीसेट के पीवाईक्यूज शुड बी सॉल्व, यू शुड सॉल्व इट. ठीक है, 5 सीसेट की वंस इन अ वीक आप पूरा सीसेट को दो, सीसेट से रिलेटेड मॉक्स अटेम्प्ट करो, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझो, हिंदी के कॉन्सेप्ट समझो, इंग्लिश के कॉन्सेप्ट है उसको प्रैक्टिस करो, क्वांट रीजनिंग प्रैक्टिस करो. सो वंस इन अ वीक गिव टू सीसेट. देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज हाई यील्ड माइक्रो थीम्स इन करंट अफेयर्स. ठीक है, करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट थीम्स होती हैं. इफ यू गो थ्रू पीवाईक्यूज आपको पता चलेगा इंटरनेशनल समिट्स हो रहे हैं, जैसे एससी हो रहा है, ब्रिक्स हो रहा है, उससे रिलेटेड थीम पूछ सकता है यूपीएससी. कहां पर हुआ था ब्रिक्स समिट रिसेंटली, एससीओ समिट कहां हुआ था, वो यूपीएससी पूछेगा. थीम कहां है, कब किस कंट्री ने ऑर्गेनाइज किया था, नेक्स्ट समिट किधर होने वाला है. सो दैट यू शुड नो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी के लिए एग्जाम्पल नेक्स्ट मंथ होने वाला है, उसमें आप ब्रिक्स, G7, एससीओ, ये 3 समिट के थीम्स आपको पता होने चाहिए. थीम्स यू शुड नो, कंट्री यू शुड नो, करेंट कंट्री एंड नेक्स्ट कंट्री, नेक्स्ट कंट्री किधर होने वाला है. सो और प्लस मेंबर्स कौन कौन से हैं, मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स, एससीओ, G7 के मेंबर्स कौन है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 100% यूपीपीसीएस पूछेगा. देन मिलिट्री एक्सरसाइज आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया किस कंट्री के साथ क्या क्या मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं. देन अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, रिसेंटली अगर किसी इंडियन को ऑस्कर्स में, नोबेल में अगर कोई अवार्ड मिला है तो यूपीएससी विल आस्क दैट क्वेश्चन. एनवायरमेंटल रिपोर्ट्स, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, एनवायरमेंट के अलावा यूएन रिपोर्ट्स, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. 2024 के ऑलमोस्ट 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपोर्ट्स पे बेस्ड थे. ठीक है, तो यूपीएससी का फेवरेट पार्ट है रिपोर्ट्स. देन अनदर थिंग इज मॉक टेस्ट, बिल्डिंग एग्जाम टेम्परामेंट. ठीक है, मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. या तो आप अभी मॉक देकर मिस्टेक कर लो, उससे लर्न कर लो, या फिर आप रियल टाइम एग्जाम में दोगे, वहां मिस्टेक करोगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम देयर विल ऑलवेज बी मिस्टेक. तो जब आप रियल एग्जाम में, अगर आपने अभी प्रैक्टिस नहीं किया तो रियल एग्जाम में यू विल डू मिस्टेक्स, तो वो आपको अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा. सो अभी मॉक दो, मिस्टेक करो, उसको लर्न करो. ठीक है, मिस्टेक से लर्न करो, सो दैट जब आप रियल एग्जाम दोगे उधर मिस्टेक ना हो. सो इट सिमुलेट रियल कंडीशन. रियल कंडीशन में उधर जो प्रेशर टेस्ट होता है, सो अभी वो प्रेशर टेस्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, स्टूडेंट्स प्रेशर में आकर सही क्वेश्चन गलत कर देते हैं. सो अभी यू शुड बिकम हैबिचुअल, उस प्रेशर का हैबिचुअल हो जाओ, रियल एग्जाम कंडीशन में प्रैक्टिस करो. ठीक है, टाइमर लगा के यू शुड प्रैक्टिस, यू शुड नो हाउ टू हैंडल द प्रेशर. और जब आप मिस्टेक करोगे तो यू विल बी एबल टू डिफाइन योर स्ट्रेटेजी, क्या क्या गलती हुई है वो आपको पता चलेगा. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लीज हैव पोस्ट टेस्ट एनालिसिस. जब आप टेस्ट दे लेते हो उसके बाद एनालिसिस करो कि क्या क्या गलती थी, क्या आपके नॉलेज में गैप था, क्या आपके पॉलिटी कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, क्या क्वेश्चन का मिस इंटरप्रिटेशन हुआ. काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं सर उनका सही क्वेश्चन गलत इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन इनकरेक्ट पूछ रहा था, बट यू रेड इट करेक्ट, आपने अज्यूम कर लिया करेक्ट है, पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा था इनकरेक्ट. सो काफी बार हम क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, वी ओवरलुक कि क्वेश्चन इनकरेक्ट पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है, नॉट की बजाय हम सब करेक्ट समझ लेते हैं. तो काफी स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं. आप मॉक दोगे तब आपको ये रियलाइज होगा. हर बार जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले देखो कि क्वेश्चन करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन में नॉट तो नहीं लिख रहा. यूपीपीसीएस में काफी क्वेश्चन ऐसा आते हैं जिसमें नॉट वाला ऑप्शन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो वो शुड बी वेरी क्लियर, उसको सबसे पहले देखना है. ठीक है, सिस्टमेटिकली आप पूरा उसको, जितने भी एरर है उसको फिक्स करो, जो भी आपकी प्रोग्रेस हुई है उसको ट्रैक करो कि आपने पहला टेस्ट दिया वो अच्छा नहीं गया, फिर उससे मिस्टेक लर्न करो, सेकंड टेस्ट को ट्रैक करो कि उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं, क्या वो पहले से बेटर है कि नहीं. सो प्रॉपर ट्रैकिंग शुड बी देयर. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज फाइंड योर स्वीट स्पॉट फॉर अटेम्प्ट्स. सी काफी स्टूडेंट्स का डाउट होता है सर हम कितने क्वेश्चन करें, देयर आर 150 क्वेश्चन. ठीक है, 150 क्वेश्चन में से इफ यू डू ओवर, अगर आप ओवर अटेम्प्ट कर दोगे, सी देयर इज नेगेटिव मार्किंग इन दिस, देयर इज नेगेटिव मार्किंग. इफ यू ओवर अटेम्प्ट तो आपके काफी गलत हो जाएंगे. आपने पॉजिटिव कराया तो वो भी नेगेटिव हो जाएंगे अगर आपने बहुत सारे नेगेटिव्स कर दिए. ठीक है, अगर गलत मार्क्स से, नेगेटिव मार्किंग से पॉजिटिव भी नेगेटिव हो जाएंगे. सो अगर ओवर अटेम्प्ट हम नहीं कर सकते क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाएगी. हम अंडर अटेम्प्ट भी नहीं कर सकते. अगर आप अंडर अटेम्प्ट कर रहे हो तो देयर इज चांसेस कि आपका यूपीपीसीएस क्लियर नहीं होगा. तो अंडर अटेम्प्ट नहीं करना, ओवर अटेम्प्ट नहीं करना. आइडियल अटेम्प्ट क्वेश्चन क्या होते हैं? आइडियल अटेम्प्ट इट शुड बी ऑलमोस्ट 110 से 125 के बीच में क्वेश्चंस होने चाहिए. दिस इज द आइडियल अटेम्प्ट. ठीक है, मैं जितने भी हर बार जब भी मैंने यूपीएससी, आई हैव गिवन 3 यूपीपीसीएस अटेम्प्ट्स और 3 यूपीपीसीएस अटेम्प्ट आई हैव क्लियर. तो आई यूज्ड टू अटेम्प्ट 110 से लेके 120 के बीच में. इट्स अ आइडियल अटेम्प्ट. प्रैक्टिस, आप अपना मॉक्स दो, प्लीज गिव योर मॉक्स, मॉक्स से एनालाइज इट कि आपका करेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव कितना बेटर है, कितना आइडियल अटेम्प्ट होना चाहिए, तो वो मॉक्स देकर पता चलेगा. सो प्लीज गिव मॉक्स, बेस्ड ऑन दोज मॉक्स आपको एनालाइज कर पाओगे कि कितने आप अटेम्प्ट आइडियल देने चाहिए. एंड आइडियली इट शुड बी बिटवीन 110 to 125. देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज फाइनल 20 डेज स्ट्रेटेजी. जब एग्जाम आने वाला है, एग्जाम से 20 डेज पहले
यू शुड स्टॉप लर्निंग एनीथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं पढ़ना, बस आपको रिवाइज उस पर फोकस करना है और मेमोराइज करना है। स्पेशली जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल समिट्स हैं, जो फैक्ट्स एंड डाटा है वो सारा आप रिवाइज करो। वो जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो लास्ट के मोमेंट पे याद होनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। देन थिंग्स अमंग द लास्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, डोंट लेट अ बैड स्टार्ट डिरेल यू। काफी बार ऐसा होगा जब आपके सामने पेपर आएगा, पेपर के टाइम पे आपके कुछ क्वेश्चन टफ लगेंगे, ठीक है, डीमोटिवेशन आएगा, कुछ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, आपने स्टार्टिंग करी 5 क्वेश्चन देखे अटेम्प्ट नहीं हुए, ठीक है, डीमोटिवेट नहीं होना है। सी इफ देयर इज कॉन्फिडेंस देन द बैटल इज हाफ वन, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंस है, मैं काफी बार ऐसा होता था कि एग्जाम जब मैं दे रहा हूँ स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था कि मेरा क्लियर नहीं होगा। आई एम ऑनेस्टली सेइंग व्हेन आई यूज्ड टू गिव एग्जाम्स, शुरू के 10 मिनट पेपर देखने के बाद आई यूज्ड टू फील कि मैं गया, आई एम गोइंग टू फेल, आई विल नॉट बी एबल टू क्लियर इट। पर मैं अपने आप को काम कंपोज रखता था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप कोई भी पेपर दो लाइफ में, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, या कोई भी अदर स्टेट हो, इफ यू आर काम एंड कंपोज्ड तो देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू, ठीक है। अगर आप काम हो, आप कॉन्फिडेंट हो, करेजियस हो, अपने आप को बोलो विद अ स्माइल, गो विद अ स्माइल इनसाइड कि मुझे आता है, मैं आराम से कर लूंगा। शुरू के 5 क्वेश्चन टफ है ना, ठीक है, अभी तो बहुत सारे 145 क्वेश्चन रह गए हैं, उसमें काफी इजी क्वेश्चन आने वाले हैं। सो अगर आप ये अपने से बोलोगे 100% यू विल बी एबल टू क्लियर। इट हैज वर्क फॉर ऑल ऑफ माई स्टूडेंट, जिन्होंने काम कंपोज होकर पेपर दिया उनका हमेशा क्लियर हुआ है। सो शुरू में मुझे टेंशन होती थी, बट बाद में जब मैं काम होकर देता था तो मेरा पेपर इजीली हो जाता। आई यूज्ड टू थिंक कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, मुझे अपना बेस्ट देना है। ये एटीट्यूड होना चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं करनी कि गलत हो गया तो क्या हो गया, इस यूपीसी ये यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन ऐसे क्यों पूछा है। ओवर थिंक नहीं करना है, काम कंपोज होके इंट्यूशन यूज करो, इंट्यूशन इज मोस्टली राइट, तो आपका क्वेश्चन हमेशा सही होगा। ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो क्वेश्चन हमेशा गलत होगा। ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ओवर थिंकिंग इज वेरी नेगेटिव। काम कंपोज होकर इंट्यूशन विदाउट ओवर थिंकिंग मार्क करके आओ, 100% आपका क्लियर होगा, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, काम कंपोज होना। देन अमंग द लास्ट थिंग इज डिसिप्लिन ओएमआर फिलिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। ओएमआर कैसे फिल करना है, काफी स्टूडेंट्स बबल्स गलत फिल करके आते हैं। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, राइट? जब आप ओएमआर क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, एक क्वेश्चन पेपर में 4 to 5 क्वेश्चन होते हैं, तो उन 5 to 6 क्वेश्चन में आप क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट कर लो, क्वेश्चन पेपर में मार्क द करेक्ट ऑप्शन, देन एक पेज हो जाने के बाद अपनी ओएमआर शीट में साइमल्टेनियसली फिल करते जाओ। आई एम रिपीटिंग अगेन, जब आप क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व कर रहे हो तो आप साइमल्टेनियसली, एक पेज आपने देखा उसमें 4 to 5 क्वेश्चन है, 4 to 5 क्वेश्चन आपने क्वेश्चन पेपर में टिक किए, फिर जब आपको वो पेज के क्वेश्चन हो गए, सो साइमल्टेनियसली अपनी ओएमआर शीट में वो मार्क करते जाओ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी ओएमआर शीट में मार्क करते जा रहे हो एक एक पेज करने के बाद। अगर आप लास्ट के लिए छोड़ोगे, 150 क्वेश्चन लास्ट में ओएमआर में बबल मार्क नहीं होते हैं। 100% आपका जो आपने सही क्वेश्चन पेपर आपको आता हुआ है, आप वो ओएमआर में लास्ट मोमेंट पे या तो फिल नहीं कर पाओगे, अगर आप फिल करोगे तो ऊपर नीचे फिल हो जाएगा, करेक्ट बबल में फिल नहीं होगा और आपका फिर वो क्वेश्चन वेस्ट हो गया। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, जब आप एक पेज करते जाओ, पेज बाय पेज, साइमल्टेनियसली अपनी ओएमआर शीट में वो बबल फिल करते जाओ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो सीक्वेंस वेरिफिकेशन, आप साथ में सीक्वेंस देखते जाओ। जैसे क्वेश्चन आप बार बार देखो कि क्वेश्चन पेपर, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 41 आप मार्क कर रहे हो, तो 41 ओएमआर जो शीट है उसमें बबल में 41 के बगल वाले ओएमआर में आप फिल करो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। काफी स्टूडेंट ये गलती करते हैं, ऊपर नीचे गलत बबल फिल हो जाता है। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट द सीक्वेंस। साइमल्टेनियसली एक एक पेज करने के बाद बबल फिल करते जाओ, लास्ट के लिए मत छोड़ना। हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस कि वो रह जाता है। देन स्ट्रेटेजी फॉर नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इज 1/3, ठीक है, दैट इज डेंजरस। तो अगर आप ओवर टाइम कर लेते हो तो 1/3 आपका मार्क्स कम होते हैं, ठीक है। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। आप पहले से ही स्ट्रेटेजी करो, प्लीज गिव द मॉक्स देने के बाद आप डिसाइड करो कि आप कितने आइडियल अटेम्प्ट कर पा रहे हो। नेगेटिव मार्किंग से केयरफुल रहना है। काफी स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर पेपर अच्छा गया, पॉजिटिव बहुत सारे अच्छे थे, पर मैंने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ली इसलिए नेगेटिव चला गया, ठीक है। सो बी केयरफुल, क्योंकि जो स्टूडेंट्स का नहीं होता, सी कट ऑफ के आसपास मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 0.5-1 मार्क्स से रह जाते हैं, 0.5 और 1 मार्क्स से ही रह जाते हैं। इमेजिन अगर आपने नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव क्वेश्चंस, नेगेटिव मार्किंग ज्यादा मिल गई तो वो 0.1 मार्क्स का डिफरेंट बहुत बाद में गिल्ट फील कराता है। सो बी केयरफुल। कट ऑफ से बहुत मोस्ट ऑफ द पीपल का 1-2 नंबर से ही रहता है, तो उसके लिए केयरफुल रहना कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ओवर अटेम्प्ट, ओवर रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। आइडियल रिस्क लेना है, ठीक है। ओवर रिस्क नहीं, आइडियल रिस्क यू शुड टेक। देन रिमेंबर, आउट परफॉर्म, डोंट नो एवरीथिंग। रिमेंबर, इट्स अ वेरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। आपको ये फोकस नहीं करना कि 20 में से 200 लाना है। इट्स अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम। आपको ये फोकस होना चाहिए कि यू आर एबल टू क्लियर द कट ऑफ, ठीक है। इट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ एब्सोल्यूट नॉलेज। एब्सोल्यूट नॉलेज का टेस्ट नहीं है। योर ऑब्जेक्टिव इज टू स्कोर बेटर देन अदर। आपका बगल वाला बंदा है, सामने वाला बंदा है, उससे बेटर स्कोर करना है, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी टू नो एवरीथिंग। अगर आप सब पे टाइप करोगे ओवरवेलम हो जाओगे कि मुझे ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, बट स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करना है।
ठीक है, इट शुड बी अ वेरी स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन एंड ट्रस्ट योर सेल्फ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू ट्रस्ट योर सेल्फ. अपने आप से बोलो सुबह उठने के बाद कि यू विल बी एबल टू डू इट. हो जाएगा. ठीक है, इट इज वेरी डूएबल. बी काम कंपोस्ट एंड इट विल बी डन. होगा, जरूर होगा, आप ही से होगा, 100% आपका क्लियर होगा. ठीक है. इन द नेक्स्ट वीडियोस वी विल बी ब्रिंगिंग क्वेश्चन, वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन यूजिंग टेक्निक्स, टेक्निक एंड ट्रिक्स. अभी जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो वी विल बी सॉल्विंग यूजिंग टेक्निक एंड ट्रिक्स. इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. मेरे लिए हमेशा वर्क करिए. मैंने अपने जिन स्टूडेंट्स को पहले बताया उनके लिए हमेशा वर्क करा है. आपके लिए भी वर्क होगा. प्लीज हैव फेथ, ट्रस्ट इन द प्रोसेस. कीप फॉलोइंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप फॉलोइंग ऑल द वीडियोस. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. आई होप इट गोज वेल. आपको कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी and you will be able to do it. I'll share my phone number and the email ID in the description. If you have any doubts, please feel free to reach out to me. All the best.